यूपी की 11 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। चुनावी रण में एसपी, बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस के 110 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। ये चुनाव सत्ताधारी बीजेपी से ज्यादा विपक्ष के लिए अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। बीजेपी के सामने सभी सीटें जीतने की चुनौती है तो मायावती के सामने बीएसपी को बचाने की, अखिलेश के सामने अपनी पार्टी का वजूद बचाने का संकट है तो कांग्रेस के सामने उपचुनाव से दोबारा खड़े होने का मौका है। लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला तो रामपुर की सीट पर है। यहां समाजवादी पार्टी ने आजम खान की पत्नी ताजिन फातिमा को चुनाव मैदान में उतारा है। ताजिन फातिमा को बीजेपी की ओर से भारत भूषण गुप्ता टक्कर दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने अरशद अली खान उर्फ गुड्डू को टिकट दिया है जो पेशे से वकील हैं, जबकि बीएसपी से जुबैर मसूद खान मैदान में हैं। तो आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर 11 सीटों का सवाल, इसके साथ ही कौन मारेगा बाजी और 11 की अग्नि परीक्षा में कौन होगा पास। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखा। उत्तर प्रदेश की 11 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गया है। सूबे की 11 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को 2022 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसलिए सत्ताधारी बीजेपी से लेकर कांग्रेस, एसपी और बीएसपी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। केवल और केवल विकास के लिए वोट पड़ा है और विकास को और मजबूती देने के लिए वोट पड़ा है। उपचुनाव में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि ये चुनाव सत्ताधारी बीजेपी से ज्यादा विपक्ष के लिए अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा ये टेस्ट है और मेरे हिसाब से एक रेफरेंडम भी होगा 2022 के लिए। बीजेपी को डेफिनेटली डिफीट मिलेगी, अपनी सीटों को रिटेन नहीं कर पाएगी जितनी सीटें उसके पास थी। 24 तारीख को रिजल्ट आएगा, हम आशावादी और आश्चर्यजनक परिणाम होंगे और कांग्रेस पार्टी को अच्छी उम्मीद है कि हमें इस बार जनता का आशीर्वाद। यूपी की लखनऊ कैंट, बाराबंकी की जैतपुर, चित्रकूट की मानिकपुर, सहारनपुर की गंगो, अलीगढ़ की इगलास, कानपुर की गोविंदनगर, बहराइच की बलहा, प्रतापगढ़, मऊ की घोसी और अंबेडकर नगर की जलालपुर विधानसभा सीट शामिल है। इन उपचुनावों में सबसे दिलचस्प मुकाबला रामपुर की सीट पर है। उपचुनाव में कुल 110 प्रत्याशी मैदान में हैं। उपचुनाव में बीजेपी, बीएसपी, एसपी और कांग्रेस ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। सबसे अधिक 13 प्रत्याशी लखनऊ कैंट और जलालपुर सीटों पर हैं। घोसी में 12 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि गंगो, प्रतापगढ़ और बलहा में 11-11 प्रत्याशी हैं। गोविंदनगर और मानिकपुर में 9-9, रामपुर, इगलास और जैतपुर में 7-7 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 11 सीटों में से 8 पर बीजेपी और 1-1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अपना दल के विधायक जीते थे। घोसी को छोड़कर जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वो उन पर चुने गए विधायकों के पिछले लोकसभा चुनाव में विजय हासिल करने के बाद विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देने की वजह से खाली हुई हैं। टीम न्यूज स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दा में आज का सवाल आपको बताते हैं जिसका जवाब आपको देना है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज का सवाल है, क्या उपचुनाव 2022 का सेमीफाइनल है? फटाफट से मोबाइल उठाइए और अपनी राय ट्वीट कीजिए सबसे बड़ा मुद्दा @न्यूज स्टेट हिंदी। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली जी। इसके अलावा मेरे साथ चंद्रभूषण पांडे साहब जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। मोहम्मद फरत रईस जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता पीएसपीएल। आप तीनों का बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे सहयोगी रामपुर से जुड़ रहे हैं अभिषेक शर्मा, जो पूरे दिन आज नजर बनाए हुए थे चुनाव पर। कानपुर से अमित सिंह और लखनऊ से हमारे सहयोगी निखिल शर्मा जुड़ रहे हैं। ये दोनों लोगों भी लगातार नजर बनाए हुए थे उपचुनाव पर। लेकिन पहला सवाल कुर्बान अली जी आपसे ही है, इसको हम 2022 का सेमीफाइनल कहें? मेरे ख्याल में थोड़ी ज़्यादती होगी। अभी 2022 काफ़ी दूर है और इन उपचुनावों में मुझे ऐसा कोई बहुत भारी परिवर्तन होते हुए दिख नहीं रहा है जिसके आधार पे कहा जा सके कि ये सेमीफाइनल है। 2-4 सीटों के नतीजे ज़रूर चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन 11 सीटों में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली होने वाली है। ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए वॉक ओवर है।
अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा, उसके बाद मैं चंद्रभूषण पांडे और फरत रईस आपके पास जाऊंगा। आप चूंकि रामपुर में थे और इस जो 11 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें रामपुर बहुत महत्वपूर्ण था। आज दिन भर आपने क्या महसूस किया? देखिए अंजीत, मैं पिछले 1 महीने में जब अखिलेश आए थे उसके बाद मैं एक शो करने गया था और आज हूँ। जो मैंने महसूस किया है कि रामपुर की जनता जो सोचती है उसमें आज़म खां का कद बहुत बड़ा है। अगर हम नवाबों की नगरी से बात करें तब मिक्की मियाँ कहा करते थे, जो कांग्रेस के नूर बानो के मतलब जब नूर बानो सांसद थी उसके बाद कहते थे कि एक मस्ताने को वोट दे दो, उसके बाद बड़ी वोट मुझे दे दो, छोटी वोट मस्ताने को दे दो। तो कुछ मस्ताना टाइप का असर है यहाँ रामपुर में। आज़म खां को चुनौती देने के लिए थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ के पास भी 20-25 साल का अनुभव है, लेकिन आज़म खां के पास 45 साल का अनुभव है और अनुभव जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वोटिंग परसेंट 40% के आसपास है। जो मुझे लगता है, जो मैंने महसूस किया, आज़म खां को लेकर ईमानदारी पे सवाल नहीं उठ सकते जी। जो रामपुर की फिजा और हवा है उसमें हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं है। आज़म खां मुस्लिम हैं और 60 से 65% जो वोटर्स हैं वो मुस्लिम हैं, लेकिन कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं दिखाई देता है। मैंने कई वोटर्स ऐसे देखे जो आज़म खां के प्रशंसक भी थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तंजीम फातिमा चुनाव जीतने जा रही हैं जी। बहुत क्लोज फाइट है, लेकिन जो रामपुर हॉट सीट आप कह रहे हैं, और हॉट सीट है भी, 11 का दम जो है उसमें हॉट सीट रामपुर है जी। उसमें योगी आदित्यनाथ की भी परीक्षा है कि वो कितने दक्ष मुख्यमंत्री हो गए हैं, राजनीति में कितने परिपक्व हैं और किस तरीके से आज़म खां जैसे परिपक्व राजनेता को मात देंगे वो उन्हीं के गढ़ में जी। थोड़ा सा संशय है। 24 को ये क्लियर होगा, लेकिन इतना ज़रूर है बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है। लो परसेंटेज है इस चुनाव में, लेकिन आज़म खां की शख्सियत को वो चुनौती देते हैं तो एक बड़ी उपलब्धि होगी योगी आदित्यनाथ की मेरिट पर। चलिए 24 को तय होगा और हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन मोहम्मद फरत रईस भाई, कैसा विपक्ष? आप तो चुनाव ही न लड़े, आपको पहले ही लग रहा था कि लड़ने का कोई फायदा नहीं है। जी, बिल्कुल आपका कहना सही है। हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने पहले ही कह दिया था कि हम जनता के बीच में रहेंगे, जनता की आवाज को मजबूत करेंगे और विपक्ष के रूप में एक बेहतर विकल्प के रूप में काम करेंगे 2022 में। लेकिन एक चीज आपको चुनाव में आज दिखाई दी होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लखनऊ में 27% वोट मिला। बताइए, पास नहीं हो पाया, चुनाव आयोग फेल हो गया। इसका मतलब क्या है? जनता को कहीं ना कहीं अब ये यकीन नहीं रहा किसके ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, कि वो निष्पक्षता से चुनाव करा पाएंगे, तभी तो वोट डालने नहीं गए। आप बता दीजिए कौन सा ऐसा रीजन है कि 25-26% वोटिंग लखनऊ जैसे शहर में हो रही है। सहारनपुर और रामपुर में ज्यादा हुआ, उसमें उसका क्या कहेंगे? वहां चुनाव आयोग कामयाब हो गया। टीवी पर बैठ जाते हैं तो कुछ भी बोलते हैं। कह तो रहा हूं, फाइनल जरा महाराष्ट्र पे उठा ली अंजीत जी, मैं तो महाराष्ट्र से उठा लीजिए। 66 की जगह 44 हो गया, 66 की जगह 44 हो गया। कहीं ना कहीं जनता को अब यकीन खत्म हो चुका है। भरोसा करना पड़ेगा ना आपको, तो यही सबसे बड़ा रीजन है। पर तो भरोसा करना पड़ेगा ना आपको। अरे तो कैसे भरोसा कर रहे हैं, बता दीजिए आप मुझे। तो फिर जनता क्यों नहीं भरोसा कर रही है? करे ना भरोसा, क्यों नहीं वोट डालने जा रही है? आप लड़ जाते ना चुनाव, जनता क्यों नहीं वोट डालने? आपने क्यों नहीं लड़ा चुनाव? आप विपक्ष में थे ना, पार्टी क्यों बनाई थी? हमने तो कहा चुनाव लड़ने के लिए तो पार्टी बनाई थी ना सर। जनता विपक्ष के तौर पे काम करेंगे। नहीं, हम सियासत 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी की तरह चुनाव मोड में नहीं रहते हैं। हम जनता की सेवा के लिए हमने पार्टी बनाई है और 2022 में हम चुनाव में लड़ेंगे, एक बेहतर विकल्प के रूप में काम करेंगे। अगर शिवपाल यादव की सदस्यता खत्म हो जाएगी तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? दीजिए 66 से 44 कैसे हो गया? मोहम्मद फरत रईस, हम तो ये आपसे पूछ रहे हैं, आप बता दीजिए 66 से 44 कैसे रह गया? सर सवाल पूछना मेरा काम है, आपका काम करना चाहिए, कम हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि शिवपाल यादव की अगर सदस्यता खत्म हो गई तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, जनता की सेवा करेंगे, 2022 का इंतजार करेंगे। जसवंत नगर उपचुनाव अगर सदस्यता खत्म हो जाए तो शिवपाल यादव नहीं लड़ेंगे, 2022 का इंतजार करेंगे। हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव आंदोलनकारी व्यक्ति हैं और चुनाव लड़ेंगे और चुनाव अकेले जीत के आएंगे। चंद्रभूषण पांडे साहब, आपको नहीं लगता कि जो स्थिति उत्तर प्रदेश में है, चाहे वो अपराध को लेकर के है, महंगाई को लेकर के, तमाम समस्याएं लोगों के सामने हैं, इस वजह से एक निराशा लोगों के अंदर थी, जो बात कह रहे हैं मोहम्मद फरत रईस कि लोग घरों से कम निकले आज?
देखिए, अगर आप उपचुनाव का विश्लेषण करेंगे अंजित जी, महाराष्ट्र का भी कर रहा हूँ, तो उपचुनाव के विश्लेषण में ये तय है कि वह जोश, वह उत्साह कभी भी नहीं होता जो आम चुनाव में होता है। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जब सरकारें अलोकप्रिय हुआ करती हैं, अनरेस्ट होता है उनके खिलाफ, तो वहां पे प्रतिनिधि बदलने के लिए विरोध का स्वर मजबूत होता है और ज्यादा वोट पड़ता है। और जब लोकप्रिय सरकारें होती है, उनको पता है कि ये सरकार अच्छा काम कर रही है, उनका प्रतिनिधि पुनः जीत कर आता है, तो स्वाभाविक है कि टर्नआउट कम होता है। एक ये भी चुनाव विश्लेषकों का नजरिया है। और तीसरी चीज, जो बड़ी चीज मुझे समझ में आ रही है, कि जैसा कि देखिए हमारे साथी बगल में बैठ के बोल रहे हैं, ये लोग निराश और हताश हैं। ये चुनाव में सामना करने के लिए तैयार नहीं है। आप चुनाव आयोग का क्यों प्रवक्ता बने हुए हैं? आप चुनाव आयोग का क्यों प्रवक्ता बने हुए हैं? हम कोई बात गलत कह रहे हो? चुनाव में भरोसा ही नहीं है। अरे भाई, आप क्यों बने हुए प्रवक्ता चुनाव आयोग के? पता है कि आप मुझको बताइए। को पता है कि अपोजिशन ने अपने हार को स्वीकार कर लिया, डालने नहीं जा रही, और अपोजिशन ने जब हार को स्वीकार कर लिया तो स्वाभाविक है कि नहीं किया है, पब्लिक को उत्साह नहीं रह जाता, नहीं पड़ रहा है। चुनाव आयोग भी फेल हो गया। इस पूरे उपचुनाव में हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। जनता की डिस्टिंक्शन आई है, 0 सीट मिलने जा रही है अपोजिशन को। वोट डालना जरूरी नहीं है, चाहे वो सपा हो, क्योंकि कुछ ना कुछ चाहे वो गड़बड़ है। बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, वो शून्य प्राप्त करेंगे। वोट न डालने वालों की डिस्टिंक्शन आई है। एक तरफ 0-0 होगा, आपको दूसरी तरफ 11 होगा, और वो 2 दिन का इंतजार करिए। क्या आए आप? 2 दिन का इंतजार करिए, परिणाम सामने होगा। अरे परिणाम सामने, डिस्टिंक्शन आई है भैया, 70% अबव आया है। जिन्होंने वोट नहीं डाला, जो ये मानता है कि वोट डालना ना डालना तो बेकार है। लेकिन मोहम्मद फरहत रईस साहब, आप ही चले जाते ना चुनाव आयोग। आपको तो पहले से, आप तो अंतर्यामी ना, आपको तो पहले से अंदाजा लग गया होगा कि लोगों का भरोसा कम हो गया तो लोग कम निकलेंगे, चले जाते चुनाव आयोग। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये आप पहले बता देते कि 40% वोट पड़ेगा तो हम जरूर चले जाते। कमाल कर रहे हैं, हम कहां से बता देते? जब मुझे आज पता चला तो अब आज तो चुनाव हो चुका है। हम कहां से बता देते? तो शाम को चले जाते ना चुनाव आयोग। भाई मैं तो खुद ही इंतजार कर रहे थे कि सबसे बड़ा मुद्दा में डिबेट कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे। फरहत रईस, शाम को चले जाते ना, 6 बजे तक तो पता चल गया होगा ना। इंतजार कर रहे थे कि 8:30 से 9 सबसे बड़ा मुद्दा में डिबेट कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे चुनाव आयोग। इसी बात का इंतजार कर रहे थे। वोट डालने से कोई उम्मीद नहीं है जनता को, बट डिस्टिंक्शन क्यों आई है? 75% वोट ठीक है, पड़ा है। ठीक है, मैं आता हूं कुर्बान लीजिए आपके पास से। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि विपक्ष की भूमिका क्या है और क्या होनी चाहिए। लेकिन अमित, आप जहां हैं वहां लोगों में उत्साह कम दिखा। जब आपसे दोपहर में भी बात हो रही थी, लोग घरों से क्यों नहीं निकले? देखिए अंजित, होना ये चाहिए था कि विपक्ष को, जो आम जनता है, उसके बीच में जाना चाहिए था। जो 2.5 साल के करीब योगी सरकार का कार्यकाल रहा है, उसकी जो नीतियां हैं, उसके जो काम हैं, उसके लिटमस टेस्ट के रूप में लोगों को जाके उनकी बातों को बताना चाहिए था। विपक्ष को, लोगों को अवेयर करने चाहिए थे कि ये काम हुए, ये काम नहीं हुए। लेकिन इस पूरे उपचुनाव के प्रचार प्रसार में हम जितने भी दिन हम फील्ड में रहे, हमने ये देखा कि लोकल मुद्दे पूरी तरीके से गायब दिखे। विपक्ष का मुकाबला शायद खुद विपक्ष से ही था। विपक्ष कहीं भी सत्तारूढ़ जो पार्टी है उससे लड़ाई में कहीं नहीं दिखी। और शायद 2022 में जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, उसमें मनोवैज्ञानिक रूप से कौन बीजेपी से ये सामने खड़ा होगा, इसकी लड़ाई हमको ज़्यादा दिखी। क्योंकि बीजेपी की ओर से, बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई वरिष्ठ मंत्री लगातार यहाँ पर मौजूद रहे और अब बीजेपी प्रत्याशी के फेवर में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। लेकिन विपक्ष का एक भी बड़ा चेहरा या बड़ा नेता यहाँ पर एक भी दिन नहीं आया और उसने अपने प्रत्याशी के लिए वोट नहीं मांगे। कौन 2 नंबर पे आएगा, कौन 3 नंबर पे आएगा, कौन 4 नंबर पे आएगा, शायद इसकी लड़ाई सबसे ज़्यादा थी। और कहीं पर भी बीजेपी से फाइट में कोई नहीं दिखाई पड़ा। यानी हम अगर ये कहें कि विपक्ष ने वॉकओवर दे दिया तो गलत नहीं होगा, विपक्ष ने बीजेपी को वॉकओवर दे दिया तो गलत नहीं होगा। लेकिन इतना तो तय है कि लोकल मुद्दे नहीं उठे। हमेशा कश्मीर, 370, पाकिस्तान, इन सब बातों पर बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। शायद इसी कारण है कि जनता को पता था कि केंद्र, और बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि बीजेपी को वॉकओवर दे देगा। इस पर सवाल मैं लूंगा कुर्बान अली जी से। लेकिन आप निखिल, एक सवाल आपसे, आप तो लखनऊ में हैं और कैंट सीट को तो लेकर के चर्चा हमेशा रहती, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे ये चुनाव हो, उसके बावजूद लोग घरों से नहीं निकले। 27% मतदान। बिल्कुल बहुत चौंकाने वाला ये रहा 27% जो मतदान हुआ है।
हालांकि उपचुनाव में इससे ज़्यादा प्रतिशत आमतौर पर लखनऊ में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन चौंकाने वाला विषय इसलिए था कि सभी दलों ने लखनऊ राजधानी की ये सीट थी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। ऐसे मतदाताओं को निकालने में वो कामयाब नहीं रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह जो अमित बता रहे थे कि विपक्ष ने पूरी तरह से वॉकओवर दिया है। वॉकओवर तब दिया है जब आप पूरी तरह से फॉर्म में, यानी बीजेपी पूरी तरह से फॉर्म में है, और ऐसे में मौका है कि पूरा मैदान छोड़ दो और खेलने दो और इंतजार करो कि वो खुद आउट होंगे, उसके बाद हम इस बात की कल्पना करेंगे कि हम अगला मैच कैसे खेलेंगे। ऐसा ही कोई विपक्ष दिखा। समाजवादी पार्टी, बसपा, दोनों के मुखिया ही लखनऊ में रहते रहे, लेकिन कैंपेन में वो ताकत नहीं दिखी। छोटे मोटे लीडर्स जरूर गए, लेकिन जो पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा है बीजेपी के साथ, बीजेपी मुद्दा डिसाइड कर देती है और कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी उन्हीं मुद्दों को लेकर भागती रहती है। उसके पास अपने कोई नए मुद्दे नहीं होते, चर्चा का कोई नया विषय नहीं होता था। ऐसे में जनता को भी ये बात समझ में आ रही थी, मतदाताओं को भी आज समझ में आ रही थी कि शायद ये जो चुनाव है ये बीजेपी का ही चुनाव है। ऐसे में बहुत मतदान करना या बाहर निकलना बहुत फायदेमंद नहीं होगा। बीजेपी का जो मतदाता था उसे लगा होगा कि बीजेपी को अच्छी बढ़त मिल रही है, ऐसे में बाहर निकलने का क्या मतलब है। दूसरे दलों के मतदाताओं को ये समझ में आया कि फायदा क्या है, जो आने वाला चुनाव होगा उसको देखेंगे, जो विधानसभा चुनाव होगा। तो कहीं ना कहीं जो मैसेज पॉलिटिकल पार्टियों को देना था अपने मतदाताओं को, वो दे नहीं पाए। शायद वही जो जितना कम जो है पॉलिटिकल पार्टीज में था उतना ही कम मतदाताओं में भी दिखा। ठीक है कुर्बान अली जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूँ। ये मेरे जहन में ये प्रोग्राम में शुरू करा तभी आ रहा था, और ये इसलिए आ रहा था क्योंकि पत्रकारिता में आने से पहले लगातार अखबारों में पढ़ा करते थे कि आज यहाँ लाठीचार्ज हुआ, इस विपक्ष के नेता पीटे गए, यहाँ लाठीचार्ज हुआ, ये बवाल हुआ। इस दौरान जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से न कोई ऐसा बड़ा प्रदर्शन, न कोई ऐसा सरकार को घेरने का तरीका कुछ देखा नहीं। तो क्या विपक्ष का एजेंडा बदल गया है या विपक्ष को कुछ मिल नहीं रहा है? विपक्ष के अंदर काम करने की इच्छा शक्ति ख़त्म हो गई है। आराम तलबी की आदत जो पहले कभी कांग्रेस पार्टी में हुआ करती थी, और बाकी सारी पार्टियां, विपक्षी दल लगे रहते थे, चुनाव हारते थे लेकिन वो लगे रहते थे। चाहे आप कम्युनिस्ट पार्टियों को देख लीजिए या जो जनता परिवार की पार्टियां हैं, जनता दल हो, जनता लोक दल हो, उसमें भी, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बड़ी मेहनत मशक्क़त किया करते थे। लेकिन एक वितृष्णा सी पैदा हो रही है वोटर में कि अभी 2 साल पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर लोकसभा का चुनाव हुआ 5-6 महीने पहले, अभी फिर ये चुनाव, तो वोट डालने काहे के लिए? जो बुनियादी समस्याएं हैं वो ना तो सत्ताधारी पार्टी हल कर रही है और ना विपक्षी दल उनको लेकर के कोई उससे उम्मीद है कि वो हल कर पाएंगे। नतीजा ये हो रहा है कि लोगों की दिलचस्पी कम हो रही है, जो लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। अभिषेक कुछ पूछना चाह रहे हैं। अभिषेक, आप कुछ कहना चाहिए, जल्दी से कह लीजिए, फिर मैं कुर्बान जी की बात पूरी हो जाएगी। अंजीत जो आपने सवाल किया है, अंजीत जो आपने सवाल किया है उसने मुझे झचकोरा है थोड़ा सा। आप याद करेंगे कि सितंबर के महीने में आजम खां के लिए अखिलेश यादव पहुंचे थे रामपुर में, और मैंने एक सवाल किया था, जो सवाल आपने कुर्बान अली जी से पूछा है अभी, कि जो सड़क पर रह के आंदोलन होते थे वो आंदोलन क्यों नहीं, विपक्ष जीवित कैसे होगा। ये मैंने जौहर यूनिवर्सिटी में अखिलेश यादव से सवाल पूछा, और मैंने रेफरेंस दिया जहां अखिलेश यादव आजम खां के लिए गए थे, उस हॉल में बैठ के जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे वहाँ पे उदाहरण दिया कि जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री होते थे और समाजवादी पार्टी का कोई प्रदर्शन होता था तो वो पूछते थे कि प्रदर्शन में खून बहा, पथराव हुआ, कितनी गिरफ्तारी हुई, कितने लोग जेल गए, कितनों के सर फटे। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी को उकसाएं, लेकिन ये एक नीति थी कि अगर सड़क पर रहकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके सवाल से मुझे ये याद आया जो आप कुर्बान अली जी से आप पूछ रहे थे, मैंने ये सवाल अखिलेश यादव से किया जो आजम खां के लिए लड़ने सितंबर महीने में गए थे, तो अखिलेश यादव इस सवाल को टाल गए। इस सवाल को इसलिए टाल गए क्योंकि ट्विटर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, आप पूरी बात नहीं, मैं यही कह रहा था कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि विपक्षी दल आमतौर पे चौकीदार होता है और उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो कम से कम सत्ताधारी पार्टी को आईना दिखाने का काम करे और आम जनता के जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उनको लेकर के सड़क पे उतरे। सड़क से संसद की जो बात कही जाती है वो उसका मतलब यही होता है कि जब चुनाव ना हो रहा हो
तो सड़कों पर आंदोलन किया जाए और जनता की आवाज़ को मुखर किया जाए। अफसोस की बात यह है कि अब हर राजनीतिक दल इतना आराम तलब हो गया। सत्ताधारी दल का तो समझ में आता है कि वो तो सत्ता के नशे में है, लेकिन विपक्षी दल क्यों बैठे हैं हाथ पे हाथ धरे हुए, वो किस मिरेकल की उम्मीद कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है। और अगर ये हाल रहा तो फिर आप जो 2022 के सेमीफाइनल की बात कर रहे थे उसे भूल जाइए। मोहम्मद फराज रईस, आपके काम के सवाल पूछ रहा हूँ, खुश हो जाइए। आपको लगता है कि विपक्ष में आप ही एक संघर्ष कर रहे हैं, बाकी सब ट्विटर पर हैं, आपके पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष भी? बिल्कुल हमें तो ऐसा ही दिखाई देता है। हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी आंदोलनकारी व्यक्ति हैं। आंदोलन अगर कोई आज की डेट में कर रहा है तो हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव बात पहले कह चुके हैं, नई हर महीने विपक्ष कर रहे हैं, लाठी डंडे भी नहीं। विपक्ष में हम रह करके सारी जो भी जनता की आवाज है उसको हम मजबूती से उठा रहे हैं। और कौन उठा रहा है आज की डेट में, मैं तो पूछना चाहता हूं। निश्चित तौर पे आज अगर कोई विपक्ष है तो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की पार्टी, और कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। सब लोग तो एसी में बैठे हैं, ट्विटर पे बैठे हुए हैं। चुनाव के वक्त में भी लोग प्रचार करने तक नहीं गए। कुछ पार्टी के नेता तो ऐसे भी हैं। सर शिवपाल यादव भी तो ट्विटर पर हैं, हम तो चुनाव में थे ही नहीं ना। यही सवाल तो पहले पूछा था आपसे, क्या हमारे नेता इतना डर गए यादव जी, आप इतना डर गए कि आप चुनाव में ही नहीं गए? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह 24 घंटे चुनाव मोड में नहीं रहते हैं। हम जनता की सेवा करने के लिए। सर 2019 का लोकसभा चुनाव आपने लड़ा था, की आवाज को मजबूती से उठाने के लिए। 2019 का चुनाव आपने लड़ा था, उसके बाद पता चलेगा। 2019 का चुनाव लड़ा था ना आपने? बिल्कुल लड़ा था। और आप अब कह रहे हैं हम जनता की सेवा करना चाहते हैं? बिल्कुल लड़ा था। मैं इनको याद दिलाऊं कि लोहिया जो इनके नेता थे, उनका सिद्धांत था जेल, फावड़ा और वोट। वोट 5 साल में एक बार देना है, फावड़ा आपको चलाते रहना है और जेल जाते रहना है। अगर जेल जाने से डरोगे, चुनाव भले ही ना लड़ो, लेकिन अगर विपक्ष की राजनीति कर रहे हो तो सड़कों पे उतर करके कम से कम गिरफ्तारी तो दे सकते हो, सिविल नाफरमानी तो। आखिरी सवाल जवाब दे दीजिए सर, वक्त कम है। सबसे ज्यादा क्या विपक्ष की कमजोरी ही आपको मजबूत कर रही है, ये आप भी मानते हैं? निश्चित तौर पे विपक्ष तो कमजोर है, कहीं रोड पे है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक जनता की आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे। अनिल जी, अभी इनको शांत करिए, बड़े भाई को हमारे। एक्चुअली देखिए, बेसिक इशू ये है कि हमेशा उपचुनाव जो है जी, उपचुनाव में सामान्य परिस्थितियों में टर्नआउट कम होता रहा है जी, और विपक्ष जब जो है अपने निजी राजनीति में व्यस्त है, ठेकेदारी पट्टेदारी में व्यस्त है, बिजनेस धंधे में व्यस्त है। सर ठेकेदारी सरकार में तो आप हैं, ठेकेदारी वो कहां से करेंगे? चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने शुरुआत में एक सवाल पूछा था जिसका जवाब आपने क्या दिया, आपको बताते हैं। हमने सवाल पूछा था, क्या आज हुआ उपचुनाव 2022 का सेमीफाइनल है? सिर्फ 39% लोग कहते हैं हाँ, जबकि 61% लोग कहते हैं नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही।